आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की परिकल्पना की और आज़ादी के 75 साल से लेकर 100वें साल तक इन 25 वर्षों को उन्होंने अमृत काल की संज्ञा देते हुए कहा कि भारत के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया कि 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। जब हमारी सरकार 2023 में बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इस जो भारत देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसी के अनुरूप हमारे राज्य का विजन होना चाहिए। तदनुरूप प्रथम बजट में मैंने वित्त मंत्री के रूप में भाषण देते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार ऐलान किया कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट का निर्माण करेंगे और इस विकास की यात्रा में, भारत देश के इस विकास की यात्रा में छत्तीसगढ़ कहीं पीछे ना रहे और कदम ताल करते हुए भारत की विकास यात्रा में आगे बढ़ सके। इस दृष्टिकोण से आने वाले 22 वर्षों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप, एक स्पष्ट विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे। इसका ऐलान हमारी सरकार के प्रथम बजट में हम लोगों ने किया था और यही प्रेरणा रही कि नरेंद्र मोदी जी अगर देश के लिए 2047 तक का विजन रख रहे हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ इस विकास यात्रा में कहीं भी पीछे ना रहे। इस दृष्टिकोण से इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि भारत देश की आर्थिक यात्रा को बहुत बड़ी ऊंचाई तय करनी है। 2004 से 2014 तक हमारे ग्लोबल रैंक में, इकोनॉमी के हमारे ग्लोबल रैंक में कोई भी उछाल नहीं आ पाया। हम 10वें नंबर से 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने रहे, लेकिन हम सब ने देखा कि 2014 से 2024 के 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया और इस साल निश्चित रूप से भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लगभग हम $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुके हैं और आने वाले वर्षों में लगभग 11-12% की रेट से कंपाउंडिंग होने का अनुमान दुनिया भर के अर्थशास्त्री भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए लगा रहे हैं। कई लोग 2047 तक 12% के कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से 4 बार डबलिंग की भी कल्पना कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हम $50 ट्रिलियन की जर्नी को भी पार कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक मिनिमम एस्टिमेट लेकर भी चलूं तो इस बात में किसी को संदेह नहीं होगा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और इस विकास यात्रा के दौरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से 30-35 ट्रिलियन की जर्नी को निश्चित रूप से पार करेगा। प्रति व्यक्ति आय भारत देश का 18 से 20 हजार अमेरिकन डॉलर होगा, निर्यात बढ़कर 8.7 ट्रिलियन होगा। इस तरह के एस्टिमेशन भारत देश के लिए पूरे देश के और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री लगा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2000 में हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी थी वो 21,000 करोड़ रुपए की थी और जब हमारी सरकार आई तो हम लगभग 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी पर खड़े थे और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि इन 5 सालों में हम अपनी जीएसडीपी को लगभग दोगुने तक पहुंचाएंगे और 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का हमने इन 5 सालों के लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया में जब हम 12-13% की रेट से अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो हम 2030 तक 11 से 12 लाख करोड़ की जीएसडीपी तक पहुंच सकते हैं। 2035 तक लगभग 20 लाख करोड़ की जीडीपी तक पहुंच सकते हैं और 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी के लिमिट को हम पार कर सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक 15 गुना बढ़ते हुए 75 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर सकती है। इस विजन के साथ हमको इन्वेस्टमेंट, इस विजन के साथ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, इस विजन के साथ हमको इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, टूरिज्म ग्रोथ सबको अचीव करने की आवश्यकता होगी। प्रथम बजट में जैसा कि हमने निर्णय लिया था कि विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे, उसी अनुरूप कार्यप्रणाली इसके लिए चालू हुई और उस दिशा में हम आगे बढ़ते गए। यह एक मार्गदर्शी दस्तावेज है और साथ ही ये केवल 2047 के 22 वर्षों की परिकल्पना नहीं करता बल्कि कोई मेजरमेंट भी कर सके। हम मिड टर्म टारगेट भी इसके लिए सेट किए हैं और इस मिड टर्म टारगेट को भी हम लगातार अचीव करेंगे। इस दृष्टिकोण से हमने इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। 2030 तक के हमारे लक्ष्य क्या होंगे, 2035 तक के हमारे लक्ष्य क्या होंगे, इसका भी एक रोड मैप बनाने का प्रयास इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से किया गया है।
जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से लोगों के साथ पार्टिसिपेशन पर, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर आधारित रही है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें अपना बहुमूल्य लगातार समय दिया और लगातार हम अलग अलग वर्गों के साथ कंसल्टेशन करते रहे। जो आज उपस्थित हैं उनमें से अनेक वर्गों के साथ हमने कंसल्टेशन किया, विभिन्न विधायकों को भी हमने डीओ लेटर लिखा, इंटेलेक्चुअल के साथ भी हमने लगातार चर्चा की और स्टीयरिंग कमेटी भी गठित करके लगातार उस पर हमने काम किया। राष्ट्रीय नीति आयोग के साथ हमने अनेक बैठकें की और मैं पुनः आदरणीय सुब्रमण्यम साहब को, जो हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं और देश में आज सीओ नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, उन्होंने खुले मन से नीति आयोग के अपने सारे एक्सपर्ट्स को सारे कंसल्टेशन में सारे उपस्थित हैं उनमें से अनेक वर्गों के साथ हमने कंसल्टेशन किया, विभिन्न विधायकों को भी हमने डीओ लेटर लिखा, इंटेलेक्चुअल के साथ भी हमने लगातार चर्चा की और स्टीयरिंग कमेटी भी गठित करके लगातार उस पर हमने काम किया। राष्ट्रीय नीति आयोग के साथ हमने अनेक बैठकें की और मैं पुनः आदरणीय सुब्रमण्यम साहब को, जो हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं और देश में आज सीओ नीति आयोग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है, उन्होंने खुले मन से नीति आयोग के अपने सारे एक्सपर्ट्स को सारे कंसल्टेशन में सारे जो भी हमारी एक्टिविटी थी उन सब में खुले मन से हमारा सहयोग किया और इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में नीति आयोग भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग अलग प्रकार से डिजिटल माध्यमों से, स्कूलों कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताओं से एक पोर्टल बनाकर अलग अलग तरीके से हमने लोगों के अभिमत प्राप्त किए और नागरिकों से लगभग 1 लाख सुझाव हमने किया है। उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसके अलावा जो मैं बताना चाहूंगा कि जो इस विजन डॉक्यूमेंट के 6 थीम हैं, 6 अलग अलग थीम हैं। ये 6 थीम हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्ट्रेंथ हैं, मैनेजमेंट पे शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, उसमें स्ट्रेंथ जो है उन 6 बिंदुओं पर आधारित हमारे 6 हमारे विजन है। उद्योग को हमको मजबूती प्रदान करना, इनलैंड लॉजिस्टिक हमारा एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा, टूरिज्म हमारी संस्कृति जो कि विरासत को भी हमको आगे बढ़ाकर रखना है, उस दृष्टिकोण से उसे ध्यान देना, हर्बल प्रोडक्ट्स पर फोकस करना, एग्रीकल्चर, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। जो इसके अलावा हमारे जो कमियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो विकास ज्यादा तेजी से हम नहीं कर पाए हैं, ऐसे 4 थीम को हमने लिया है। 6 हमारे स्ट्रेंथ से थीम लिया है हमने और 4 हमारे जो वीकनेस हैं, अभी हम जिसमें ज्यादा अचीव नहीं कर पाए हैं, उस तरह के 4 थीम लिए हैं। इस तरह से 10 थीम को लेकर के इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। ये 10 थीम पर आधारित इस विजन डॉक्यूमेंट के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 3 इनेबलर्स हमने माना है। सारे एक्सपर्ट्स ने हमको सलाह दिया है, उसके आधार पर इन 3 इनेबलर्स पे हम काम करेंगे। सबसे पहला भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित जो गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए गवर्नेंस को इन्हांस करना, ये हमारा महत्वपूर्ण पिलर के रूप में, इनेबलर के रूप में मानकर हम ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आज पूरे देश भर में सभी राज्यों की स्थिति देख सकते हैं कि सभी राज्यों के इन्वेस्टमेंट की, कैपेक्स पर, पूंजीगत व्यय पर इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रा पर इन्वेस्टमेंट की सीमा है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के सभी राज्यों के लिए सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल होगा। तो इस तरह से 3 जो मेजर इनेबलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए गवर्नेंस और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन 3 इनेबलर्स के माध्यम से 10 थीम पर आधारित 2047 के लक्ष्यों की ओर हम तेजी से आगे बढ़ने की रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो जनसंख्या का लाभांश है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के सभी देश बूढ़े हो रहे हैं। जापान की आज औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की आज औसत आयु 46 वर्ष है। ऐसी स्थिति में भारत देश की आज औसत आयु 29 वर्ष है और पूरी दुनिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की ओर निहार रही है। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड और भी पुख्ता है।
अगर भारत की औसत आयु आज 29 वर्ष है तो छत्तीसगढ़ की औसत आयु मात्र 24 वर्ष है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेने के मामले में हम और अच्छी मजबूत स्थिति में हैं। ये हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे भारत के संदर्भ में भी रहता है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी रहेगा। इस दृष्टिकोण से स्किलिंग, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सब पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। मैं एक प्रयास जो पिछले भाजपा सरकार के द्वारा 15 सालों में किया गया और अभी की सरकार के द्वारा किया गया उसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, तो एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था। लेकिन 2018 तक हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में IIT, IIM, एम्स, HNLU, NIT, ट्रिपल IT और सीपेट, ये 7 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आ गए। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों में ही 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का आगमन पिछले 1.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और आगे के लिए हम और नए जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करूं या इस स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्ट की बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात करें, इन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को लाना हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का मेजर टारगेट है। इसके अलावा जो रोजगार आधारित उद्योग नीति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय लखन लाल देवांगन जी हमारे उद्योग मंत्री हैं, उनके द्वारा सन 2024 से 2030 तक के लिए नई औद्योगिक नीति लाई गई है। औद्योगिक नीति में पहले जो क्राइटेरिया होता था वो निवेश पर सब्सिडी आधारित होता था, जो छूट दिए जाते थे वो निवेश आधारित दिए जाते थे। लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति जो 2024 से 2030 तक के लिए लागू की गई है, वो रोजगार जितना प्रोवाइड करेगा उसके आधार पर छूट देने की बेसिक स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश की गई है। उद्योग नीति का मूल आधार अब इन्वेस्टमेंट ना होकर एम्प्लॉयमेंट हो गया है। इसमें 1000 से अधिक रोजगार देंगे तो ये छूट, 5000 से अधिक रोजगार देंगे तो ये छूट, इस रणनीति के साथ नई उद्योग नीति को लागू किया गया है। दूसरे बजट में गति का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, उसमें आई का अर्थ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 1.5 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले वर्ष एक साथ उद्योग विभाग की बची हुई सब्सिडी को 567 करोड़ रुपया एक साथ क्लियर करने का काम किया और दूसरे ही साल उद्योग विभाग की सब्सिडी को 4 गुना बढ़ाते हुए 1000 करोड़ किया गया है। और जो नई औद्योगिक नीति इतनी एग्रेसिव है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से भी कम्पीट करने की पूरी ताकत रखती है, इसमें आने वाले समय में उद्योग के बजट को, उद्योग सब्सिडी के बजट को 8 से 10 गुना बढ़ाने के रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कैपेक्स से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव कर सकें और उसी से हम विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस बजट के एक महत्वपूर्ण बिंदु को मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि स्किल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य जब 2000 में बना था तो 2000 से 2025 तक 8 नर्सिंग कॉलेज, शासकीय स्तर पर 8 नर्सिंग कॉलेज बने थे। इस अकेले बजट में 12 नए नर्सिंग कॉलेजेस का ऐलान किया गया है ताकि बहनों को स्किल बेस करके उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। इसी तरह से इसी बजट में 2000 से 2025 तक केवल एक शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज था, जिसे बढ़ाकर इसी बजट में 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रखा गया है। ये कौशल की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करके हमारी सरकार काम कर रही है। 2047 तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लोगों की जीवन जीने की प्रत्याशा है, उसे 68 वर्ष से बढ़ाकर 84 वर्ष तक ले जाना। MMR मातृ मृत्यु दर है उसे 107 से घटाकर 10 तक लाना। स्टंटिंग जो ठिगनापन होता है, हाइट नहीं बढ़ पाता कुपोषण के कारण, उसे 30% से घटाकर 10% तक लाना। और IMR
जो कि 20 से अभी अधिक है, उसे घटाकर 5 तक लाना, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से टारगेट हैं। इसके अलावा हम अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार तो करेंगे ही, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ की कैपिटल को, इस आसपास के रीजन को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की रणनीति पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 1.5 वर्षों में ही बॉम्बे हॉस्पिटल का नवा रायपुर में आगमन हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जो हमारी पिछली सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें बांग्लादेश, उसमें श्रीलंका जैसे देशों से आज लोग इलाज कराने आते हैं और 37,000 से अधिक हार्ट सर्जरी को इस हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। पर्यटन को विकसित करना हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ओवरऑल सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कराना हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55% है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र 35% है। इसलिए पर्यटन, आईटी, इस तरह के मेडिकल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, इस तरह के थीम को हमको डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जब निवेश होता है तो तेजी से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्यटन हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा थीम बनकर आगे आने वाले समय में उभरे, ये हमारी सरकार की रणनीति है। हम सभी को पता है कि बस्तर के धुड़माराज गांव को यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 20 टूरिज्म विलेज के रूप में शामिल किया है। इसी तरह से नवा रायपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। नवा रायपुर में भारत सरकार के सौजन्य से फिल्म सिटी का भी निर्माण होने जा रहा है। पिछली औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। होम स्टे पॉलिसी को भी अभी पिछले महीने भी हमारी सरकार ने लागू किया है। इस तरह से अलग अलग थीम से पर्यटन के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार सृजन हमारी रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। जैसे कि मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी, इस दृष्टिकोण से भी हम अपने विकास पैमाने को आगे लेकर जाएंगे। आर्थिक विकास की यात्रा में हमारी सांस्कृतिक जड़ें भी मजबूत हों, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दृष्टिकोण से देवगुड़ियों का विकास, हमारे चारों शक्तिपीठ चंद्रपुर, डोंगरगढ़, रतनपुर, दंतेवाड़ा, चारों जगह विद्यमान शक्तिपीठों को भी विकसित करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। चंपारण प्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थली है। गुजरात के कृष्ण मार्गियों के सबसे बड़े आराध्य का वो केंद्र है। सिरपुर बौद्धों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी ने अपने देह का त्याग किया है। पेंड्रा रोड में रविंद्रनाथ टैगोर जी आए थे, अपने लंबे समय उन्होंने बिताया था। हम सबको पता है कि रायपुर में विवेकानंद जी ने कोलकाता के बाद सर्वाधिक समय व्यतीत किया है। इन हमारे सांस्कृतिक बिंदुओं को भी हम आगे बढ़ाएंगे और विकास भी, विरासत भी, इस नरेंद्र मोदी जी के मंत्र के साथ हम काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिज की दृष्टि से हम सर्वाधिक अमीर धरती के लोग हैं। इस दृष्टिकोण से भी इस विजन डॉक्यूमेंट में हर चीजों को देखकर रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील से चिनाब का रेलवे ब्रिज बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित एल्यूमिनियम से मंगलयान, चंद्रयान, तेजस जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित सीमेंट से बांद्रा वर्ली सीलिंग बनता है। हमारे छत्तीसगढ़ की बिजली हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर देश को रोशन करने का काम करती है। इन सब बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए हम निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काम करेंगे। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। उसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस दोनों को देखते हुए हम निश्चित रूप से आगे विकास रणनीति बनाकर काम करेंगे। इस मैप को मैं आप सब लोगों को देखने का आग्रह करूंगा कि ऊपर में आप देख सकते हैं कि रेलवे का मानचित्र बिहार के लिए है। बिहार का रेल नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि कितना सघन रेल नेटवर्क है। इसी तरह से बंगाल में भी आपको बहुत सघन रेल नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि बिहार से बंगाल से रेलवे मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब हमारे नीचे छत्तीसगढ़ के मैप को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे रेलवे का नेटवर्क बहुत ही पुअर है। तो भारत सरकार को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा
कि उनका लगातार सहयोग मिल रहा है। और चाहे मैं खरसिया से लेकर परमल कसा तक के 8,000 करोड़ रुपए के नए रेलवे नेटवर्क की बात करूं, या रावघाट से लेकर जगदलपुर तक के नए रेलवे नेटवर्क की बात करूं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रदान किया है। हमारा स्टेट लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए हमको एक बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम एक लॉजिस्टिक हब के रूप में सेंट्रल इंडिया में बहुत मजबूती के साथ उभर सकते हैं। और विशेषकर मैं केंद्र सरकार का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।